पीडीएफ जब तक डाउनलोड हो रहा था मेरे हाथ में सब एकदम फूलने लगे, कांपने लगे। उस सिलेक्शन होने के बाद सर रिजल्ट आया तो सर मैं रोने लगा था और पता नहीं क्यों रो रहा था सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। और जब मैंने रोल नंबर अपना देखा था तो मैं एकदम से रोने लगा। मम्मी को बताया, उनको भी मतलब वो भी, उनकी भी आंखें भर आई। जब आपका सर क्लास एंड हो जाता था उसके बाद मैं लगभग आधे घंटे रेस्ट करता था और फिर उसी वीडियो को फिर से देखता था रिकॉर्ड फॉर्म में, और फिर जाके मैं उसका नोट्स बनाता था। तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान के पिता कौन है वो तो एक वैज्ञानिक रूप से अलग विषय है, लेकिन मेरे लिए सर कृषि के पितामह अगर कोई है तो जीएल सर है। हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का उत्कर्ष एग्रीकल्चर क्लासेस के आपके अपने से यूट्यूब चैनल पर मैं जीएल चौधरी आज के हमारे सफलता की सफल सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे यूपी एजीटीए 2024 में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थी यूपी के बहराइच जिले से बिलोंग करते हैं और बहुत सुंदर सा और प्यारा सा नाम चंदन त्रिपाठी। तो सबसे पहले तो आज के इस सेशन को हम शुरू करें उससे पहले चंदन त्रिपाठी जी को पूरे उत्कर्ष एग्रीकल्चर परिवार की ओर से और मेरी ओर से चंदन त्रिपाठी जी को और साथ में ही इनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप यूपी एजीटीए 2024 के 3446 पदों में आप अंतिम रूप से चयनित हुए। तो हम आपके उज्जवल भविष्य की और सफल कामना, जो आपने इस सफलता की इस सफल सीढ़ी को प्राप्त किया अंतिम रूप से चयन लेकर के, तो चंदन त्रिपाठी जी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं उत्कर्ष परिवार की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सादर प्रणाम आपको। सर्वप्रथम सर कुछ बोलने से पहले मैं आपको और पूरे उत्कर्ष परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सभी को सादर प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम है सभी को, उत्कर्ष परिवार ने और सर मुख्य रूप से तो सर आपने। और मैं एक शब्द जोड़ना चाहूंगा आपके लिए, यहाँ पे अगर अतिशयोक्ति ना हो तो मैं ये बात कहना चाहूंगा कि कृषि विज्ञान के पिता कौन है वो तो एक वैज्ञानिक रूप से अलग विषय है, लेकिन मेरे लिए सर कृषि के पितामह अगर कोई है तो जीएल सर है, जीएल चौधरी सर। और सर इसी के साथ में मैं दोबारा से धन्यवाद देना चाहूंगा उत्कर्ष परिवार का, जिन्होंने अपने इतने बड़े संस्थान और इतने बड़े मंच पे हमको अपनी बात को साझा करने के लिए आमंत्रित किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी और पूरे उत्कर्ष परिवार का भी। धन्यवाद चंदन त्रिपाठी जी, जो शब्द आपने उत्कर्ष परिवार के लिए कहे। निश्चित रूप से उत्कर्ष परिवार एक वो वटवृक्ष है जिसकी छांव में हजारों नहीं लाखों विद्यार्थी रहकर आज सफलता की सीढ़ी को चूम रहे हैं और सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए हैं। इस सेशन को हम शुरू करें उससे पहले पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे ये चाहूंगा कि अंतिम रूप से चयन होने पर आपको कैसा लग रहा है? जी सर, अंतिम रूप से चयन होने पर तो सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, ना केवल मुझे ही अपितु पूरे परिवार और रिश्तेदार और खासकर दोस्तों में तो बहुत ही ज्यादा उत्साह भी है। और जो दोस्त हमारे एक दो नंबर से रह रहे हैं, नहीं हो पाया, वो लोग बहुत मोटिवेट भी हैं, हालांकि हतोत्साहित नहीं हुए वो। और ये बात बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उत्कर्ष से जुड़ने के बाद में हतोत्साहित होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। जाहिर सी बात है, अगर व्यक्ति असफल होता है तो थोड़ा सा कष्ट होता है, परंतु अगर मार्गदर्शन सही हो तो उसको ये लगता है कि मेरे में ही कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी जो 2-4 नंबर से रहे हैं। बाकी सर जब मेरा चयन हुआ तो सर बहुत अच्छा लगा और बहुत सर दुख भी हुआ। सिलेक्शन होने के बाद सर रिजल्ट आया तो सर मैं रोने लगा था और पता नहीं क्यों रो रहा था सर, ये तो मुझे भी नहीं पता। और जब मैंने रोल नंबर अपना देखा तो मैं एकदम से रोने लगा। मम्मी को बताया, उनको भी मतलब वो भी, उनकी भी आंखें भर आई। और फिर धीरे धीरे चीजें नॉर्मल हो गई, फिर दोस्तों के कॉल आने लगे, सभी के कॉल आने लगे, कांग्रेचुलेशन। और तो सर एक तरीके से कह सकते हैं कि सर मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये केवल एजीटीए ही नहीं परंतु मेरे पूरे जीवन को बदलने की प्रथम सीढ़ी है ये। बिल्कुल, क्योंकि जब व्यक्ति एक लंबे समय तक संघर्ष कर रहा होता है और अपनी एक पहचान को तलाश रहा होता है, और जब व्यक्ति को एक अपनी पहचान और इस संघर्ष से जब व्यक्ति सफल की ओर होता है तो निश्चित रूप से उसे कुछ सीखने को और बहुत कुछ जानने को मिलते हैं और उसे अपनी वास्तविक एक पहचान का ये अंदाजा होता है कि हाँ वाकई में मैं अपने आप में ये हूं। हम आगे की बात करें तो आपको ये जब ये अंतिम परिणाम जब आया तो उस समय सबसे पहली बार आपको कैसे पता लगा कि हाँ अंतिम परिणाम आ चुका है और मेरा ये चयन हो गया है? जी सर, मैं अपने एक दोस्त का नाम लेना चाहूंगा, प्रीतम शुक्ला नाम है सर। वो भी यूपी SSSC का एग्जाम क्वालिफाई करके और वर्तमान में जूनियर इंजीनियर के पद पे हैं, बिल्कुल माइनर इरिगेशन में हैं।
तो उनको मैंने अपना रोल नंबर दे रखा था। सर रिजल्ट जब आया तो ये है कि उत्तर प्रदेश जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, इसने एक एप्लीकेशन बना रखा है जिसमें नोटिफिकेशन, परिणाम और एक दो चीजें देखी जा सकती हैं। तो सर मैं बार बार, मुझे पता चल गया था क्या रिजल्ट आने वाला है, तो मैं बार बार उसको रिफ्रेश कर रहा था। तो रिजल्ट तो सर सबसे पहले मैंने ही देखा, लेकिन सर पीडीएफ जब तक डाउनलोड हो रहा था मेरे हाथ पैर सब एकदम फूलने लगे, कांपने लगे। उसी बीच में उसने मुझे कॉल किया और उसने कहा कांग्रेचुलेशन चंदन। तो मैंने कहा कि अरे मैं तो अपना रोल नंबर ही नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। उसने कहा कि परेशान ना हो, मैंने देख लिया, मैंने तुमको स्क्रीनशॉट भी भेजा है और फिर से जाके ठीक से देखो। तब जाके मैं रोल नंबर देखा तो मेरे फ्रेंड के जरिए मुझे सर पता चला और बहुत अच्छा लगा था। फिर उसके बाद मैंने सर कम से कम 5-6 बार अपने रोल नंबर मिलाए और अपना एडमिट कार्ड देखा, तब जाके सर मुझे लगा कि हाँ सारी चीजें ठीक हैं। बिल्कुल, क्योंकि जब व्यक्ति पहली बार जब सफल हो जाता है, जब एक बार नंबर देख लेता है, तो नंबर उस लिस्ट में देखने के बाद भी उसे ऐसा लगता है कि क्या वाकई में ये मेरे ही तो नंबर नहीं है, तो वो नंबरों को भी कम से कम 5 बार रीचेक करता है। और वही आपके साथ भी हुआ, अपने आप को एक प्रकार से जस्टिफाई करने के लिए। आज आपका जो ये इंटरव्यू कहूं या आपका ये एक मोटिवेशन सेशन कहूं, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आज हम लगभग 7 जुलाई को बात कर रहे हैं और लगभग ठीक 30 दिन बाद यूपी एजीटीएस 2700 प्लस पदों के लिए फिर एग्जाम होने वाला है। और उन विद्यार्थियों को आज के इस सेशन से मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि उनको एक रणनीति, उनको एक तैयारी का एक जो अलग जो माध्यम और एक अलग जो जरिया मिलने वाला है, वो निश्चित रूप से उनके जीवन में एक प्रेरणा स्रोत रहेगा। तो आज हम बेसिकली जो ज्यादातर जो बातें करेंगे, हम ये चीजें लेकर के देखेंगे कि जो 2700 प्लस जो पदों पर वैकेंसी है, उनको आज के हमारे इस सेशन से और आपसे क्या सीखने को मिल सकता है। क्योंकि हम अध्यापक हैं, हम बहुत लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं और हम विद्यार्थियों को लगातार मोटिवेट करते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस पद के लिए जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा होता है और जिस व्यक्ति का चयन जिस पद पर होता है, वो उसकी तैयारी को बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है कि मैंने अपने इस समय में, इस काल में इस प्रकार से पढ़ा और इस प्रकार से तैयारी की। तो हम विषय पर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपके बारे में यही जानना चाहूंगा कि 3400 से अधिक पदों की जब आपके वैकेंसी आई, तो उस वैकेंसी के बाद आपने कैसे तैयारी की? क्या आप उस समय सिर्फ सीधे आपको यही पता लगा कि उत्कर्ष का प्लेटफॉर्म है, वहां एग्रीकल्चर पढ़ाया जाता है, या उत्कर्ष के बारे में आपको कैसे पता लगा कि एग्रीकल्चर का जो चैनल है उसके बारे में कैसे पता लगा, या आप उत्कर्ष के साथ ही, या यूं कहें कि हमारे साथ ही क्यों जुड़ना आपने प्रिफर किया? क्योंकि आज के इस बढ़ते कंपटीशन में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे, बहुत सारे ऐसे संस्थान होंगे जो लगातार कार्य कर रही है, लेकिन उनमें से उत्कर्ष को चयन करने का क्या कारण? जी सर, बिल्कुल सर। देखिए जब वैकेंसी आई सर 3446 पदों की, तो ये मुझे लगता है, जहां तक याद आ रहा है, कि 4 या 5 मार्च 2024 को वैकेंसी आई थी। और चूंकि उत्कर्ष से ही मैंने क्या हो गया, बहुत ही बेहतरीन सर, मेरी वॉइस आ रही, क्लियर आ रही? हाँ, कंटिन्यू करो आप। जी सर। तो सर ये जब 3446 पोस्ट जो आए, लगभग जैसा कि मैंने बताया 4 या 5 मार्च 2024 को आया, तो सर उससे पहले से ही मैं उत्कर्ष से जुड़ा था, परंतु सर मैं उत्कर्ष के एग्रीकल्चर ब्रांच से नहीं जुड़ा था। गौरव सर की सर हर वर्ष में उनका ब्रह्मास्त्र नाम करके एक सर आता है, जीएस का आता है, जीके जीएस को लेकर के उसमें सारी चीजें सर बताते हैं। तो सर मैं उससे कंटिन्यू जुड़ा हुआ था और मैं पढ़ता था। लेकिन चूंकि सर मुझे इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना था और मुझे अपने तरफ से जो भी भरसक प्रयास था वो करना था, तो उसके लिए सबसे पहली चीज ये होती है कि एक अच्छा गुरु होना चाहिए किसी भी चीज के लिए, चाहे वो अध्यात्म हो या आपको सफलता की किसी भी ऊंचाई पे जाना है। तो इसमें सर मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा रही कि जहां पर कृपा राम कर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। मैं सर बहुत जगहों पे भटका, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा इस कदर थी कि सर मैं जब ब्रह्मास्त्र देख रहा, तो उसी बीच किसी भी काम चैनल देख रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी और वीडियोस होते आते हैं, सर आपका वीडियो आ गया और मुझे लगता है शायद सर हॉर्टिकल्चर का ही वीडियो था वो भी। तो सर मैंने उसको ज्यादा 25-25 मिनट ही देखा, वीडियो लगभग मुझे लगता है 40-40 मिनट का था। और सर मैंने ये देखा कि सर आप फिर उसके बाद में मैं एग्रीकल्चर चैनल पर प्रॉपर गया और मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि चेक करने के लिए कि देखें सर कैसा पढ़ाते हैं।
और सर मैंने वो देखा कि जो मैं, चूंकि मैंने इंटर एजी भी कर रखी है, तो सर जो मैंने इंटर एजी में मृदा विज्ञान को लेकर के पढ़ा था, चीजों को वो एकदम एग्जैक्ट सर सटीक बैठ रहा था। तो जब कोई पूर्व ज्ञान हमारे वर्तमान के ज्ञान को सर मैच करता है, तो वहां पे चीजें अस्थायित्व का प्राप्त होता है और लगता है कि ये चीजें सच हैं। तो इसीलिए सर मुझे लगा कि ठीक है, और फिर मैं लगभग कई दिनों तक मैं फ्री में ही यूट्यूब पे ही आपकी क्लास देखता रहा। और फाइनली फिर जब आपका कोर्स लॉन्च हुआ, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि कोर्स से ही पढ़ना है, और फिर लगातार कोर्स बढ़ा। फिर आप सर क्लास में, जब मैंने जो पेड बैच लिया था, उसमें आप बीच बीच में इस चीज को मोटिवेट करते रहते थे कि इसमें मैं सब कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जितनी भी महत्वपूर्ण चीजें आपको बताऊं। और फिर भी आप एथेंटिक्स बुक्स को भी पढ़ें, मुझसे भी पढ़ें और एथेंटिक्स बुक्स भी पढ़ें, और नोट्स जरूर बनाएं। तो सर मैंने नोट्स बनाए, मैं आपके लगभग लगभग सारे सेशन मैं लाइव देखता था। और देखिए सर, मैं सर लाइव सेशन भी देखता था, लेकिन उस टाइम में नोट्स नहीं बनाता था। जब आपका सर क्लास एंड हो जाता था, उसके बाद मैं लगभग आधे घंटे रेस्ट करता था, और फिर उसी वीडियो को फिर से देखता था रिकॉर्ड फॉर्म में, और फिर जाके मैं उसका नोट्स बनाता था। तो सर ये समझ लीजिए कि मैं नोट्स बनाने में ही 2 बार क्लास ले चुका। एक बार तो डायरेक्ट देख के, सर वही कारण था कि जब आप कोई क्वेश्चन करते थे पूछते थे, तो मैं लगातार आपसे चर्चा में रहता था। तो उसका मेन चीज यही था कि मैं पहले एक बार केवल देखता था, उस टाइम में पेन नहीं उठाता था, और आपकी क्लास एंड हो जाती थी, फिर रिकॉर्डेड क्लास को मैं उसको नोट्स करता था। और लास्ट टाइम जब मैं एग्जाम देने गया, उसके बाद में बहुत बार मैंने रिवीजन किया। मैंने तो काउंट भी नहीं किया कितनी बार किया है। बिल्कुल, जो आपने बात कही ये बहुत बड़ी बात है। जो विद्यार्थी वीडियो को देख रहे होंगे, चाहे किसी भी गुरुजन की हमारी क्लास चल रही हो, या आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म पे ही हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो आपका फोकस सबसे पहले उस अध्यापक पे होना चाहिए जो आपको पढ़ा रहा है। मैं कहूं कि अगर अध्यापक ऑफलाइन पढ़ा रहा है, तो आप वो क्या पढ़ा रहा है, उनके बोलने की शैली क्या है, बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, उनके ऊपर आपकी नजरें होनी चाहिए। जब वो पढ़ा चुके होते हैं, वो समझा चुके होते हैं, उसके बाद आपको उसको नोट करना चाहिए। ठीक जैसा कि त्रिपाठी जी ने बताया कि सर मैंने जब भी आप लोगों ने पढ़ाया, तो मैं सिर्फ मेरा कंसंट्रेट जो है 1 घंटे की क्लास, 15 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे की क्लास, सिर्फ उस पर ध्यान। तो यानी कि 100% वहां दिया, और उसके बाद पूरा 100% उन्होंने नोट्स बनाए। तो इसका मतलब पहली चीज उन्होंने पढ़ते समय सीखा, दूसरा समय जब उन्होंने नोट्स बनाया तो ध्यान दे करके बनाया, और जब नोट्स लिखते हैं तो तीसरा टाइम, यानी कि उस एक क्लास को इन्होंने एक ही दिन में 3 बार रिवीजन किया, और उसके बाद समय समय पर उसकी प्रैक्टिस की। देखिएगा, सफल तभी होता है जब उसका बार बार दोहरान किया जाता है। आपने कितना ही अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन अगर रिवीजन नहीं किया है तो बड़ी मुश्किलें आने वाले समय में आती है। जिस समय आप ये बैच के साथ जुड़े, तो बैच अपनी जिसको कह सकते हैं शैली में आगे की ओर बढ़ रहा था, तो कभी आपको ऐसा लगा कि जो पढ़ा रहे हैं वो आएगा कि नहीं आएगा, या जो मैं आज पढ़ रहा हूं ये क्या मुझे भविष्य में दिखाई देगा, पेपर में नहीं दिखेगा? कभी कॉन्फिडेंस को लेकर कैसे लगा कि विश्वास डगमगा रहा हो? देखिए सर, विश्वास डगमगाता तो तब है जब चीजें बहुत ज्यादा, मैंने बहुत सारे अटेम्प्ट करे होंगे, के बहुत सारे एग्जाम दिए होते हैं, तो मुझे ये पता होता कि किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, क्या सर पढ़ा रहे वो सच में आएगा कि भी, या मैं ऐसे ही लिखता जा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, कहीं मेहनत जाया ना हो जाए। लेकिन सर ये जो यूपी ट्रिपल एससी ने एजीटीए का एग्जाम लिया 2025 में 13 जुलाई को, सर ये इसने सिलेबस ही चेंज करके लिया। दूसरी चीज, अगर हम उत्तर प्रदेश में जो एजीटीए के क्लास कर रहे थे या मॉक टेस्ट करवा रहे थे, या जिन्होंने टेस्ट सीरीज कर रखी थी, मैं उनकी टेस्ट सीरीज लेता था। और सर एक बहुत ही फेमस करके टेस्ट का वो रहता है, वो केवल टेस्ट के लिए बेचते हैं, उनका भी मैंने टेस्ट ले रखा था। तो सर मैंने टेस्ट सीरीज कम से कम 5-6 लोगों के लिए रखी थी, और मैं किसी का भी टेस्ट लगाता था, तो अगर सोयल साइंस का मैं पढ़ता था, या मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ रहा था, या जब मतलब जिस चीज की मैं आपकी क्लास ले रहा था, अगर उस सब्जेक्ट का मैं टेस्ट देता था, तो उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन आपके पढ़ाए हुए में से क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो रहे थे। तो मैं इतना तो समझ गया था कि अगर एग्रीकल्चर आ रहा है तो एग्रीकल्चर इज इक्वल टू जीएल सर। जीएल सर जो पढ़ाएंगे एग्रीकल्चर में वही आएगा। 100% नहीं आता था, लेकिन 85% आता था सर, ये बहुत बड़ी बात थी। और सर यही बात है कि मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैंने इंटर एजी किया, इंटर एजी में कुछ पढ़ाई थोड़ी बहुत करी थी सर। बीएससी एजी हमारे बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, ये बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैंने संपूर्ण एग्रीकल्चर केवल जीएल सर से पढ़ा है। देखिए ये सबसे बड़ी बात है। जैसे बहुत बच्चे बीएचयू में पढ़े, बहुत है आचार्य नरेंद्र में पढ़ा, बहुत से लोग चंद्रशेखर आजाद में पढ़ के आ रहे हैं, तो उनके पास में कहीं ना कहीं चीजें हैं कि वो चीजों को जानते हैं। मैं सर जीरो से उठा हूं, मैं बस वही उतना जानता था जो इंटर एजी में 11वां और 12वां में पढ़ा। और उसके उपरांत सर ये देखिए मैंने सारा का सारा एग्रीकल्चर आपसे पढ़ा। तो सर मुझे मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ी, जो कुछ भी सीखा वो आपसे सीखा।
और जब भी मैं कोई टेक्स्ट बुक पे या कि कहीं पर भी टेस्ट दे रहा होता था, तो सर मेरे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि सोचने की कोई इसमें कोई संदेह का कोई विषय ही नहीं है कि जो सर पढ़ा रहे हैं उससे बाहर आ जाए। बिल्कुल, पूरी उत्कर्ष जो टीम काम करती है वो उसी टीम स्पिरिट के साथ काम करती है, और हम उस सिलेबस को, उस एग्जाम से जुड़े हुए ओरिएंटेशन को, उसकी फ्रेमिंग को देखने और समझने की वर्तमान स्वरूप कैसा है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसी के अनुरूप हम अपने जो टेस्ट है वो भी लेते हैं, और हमारी जो चीजें हैं उसके अनुरूप ही अपने आप में बदलाव करते हैं। देखिएगा, यूपीएजीटीए का आपका टोटल 100 क्वेश्चंस का एक पेपर होता है, आपने दिया, उसमें आपने देखा कि क्रॉप साइंस 25 नंबर्स का है, आपके पास सॉइल साइंस या यूं कहें कि वाटर मैनेजमेंट एंड सॉइल साइंस का जो पार्ट है वो आपके 15 नंबर का है, एनिमल हस्बेंड्री 5 नंबर है, आपके पास एक्सटेंशन एजुकेशन 5 का है, बायोटेक वगैरह वाला कुछ पार्ट 5 नंबर के आसपास है, यूपीजी के अप्रोक्सीमेटली 20 नंबर के आसपास है, 15 नंबर के आसपास आपका कंप्यूटर है। तो आपने ये जो पेपर 100 नंबर का था, इसमें कौन कौन से विषय को ज्यादा टारगेट किया कि हाँ मैं इसमें नंबर ला सकता हूं, ये मेरा कमजोर है, अगर मैं इसको चाहे कितना भी पढ़ूंगा तो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाऊंगा, तो आपने उसको हो सकता है शायद स्किप किया हो, या हो सकता है उसके वही पार्ट देखे हो जो एग्जाम में कि अगर आ गया तो कर लूंगा, नहीं आएगा तो छोड़ दूंगा। तो ऐसी क्या रणनीति रही कि आपने उस पर ध्यान दिया? बिल्कुल सर। सर देखिए, मैंने पूरे एजीटीए के सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक को मैं अपने अकॉर्डिंग, एक को मैंने इजी कहा, एक को मैंने थोड़ा सा टफ कहा। तो सर मैंने देखा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल और इसमें मैंने जैसा कि मैंने देखा कि सर जो उत्तर प्रदेश स्पेशल था वो 20 नंबर का आ रहा था, यूपी स्पेशल का 15 नंबर कंप्यूटर से आ रहे थे, और सर 15 नंबर ही अगर हम देख लें तो हमारा सॉइल साइंस और इरिगेशन से आ रहा था। मतलब पूरे सिलेबस में 50 नंबर केवल 3 सब्जेक्ट से मिल रहे थे। क्योंकि सर मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो यूपी के बारे में बहुत सारी चीजें कि कौन सा कहाँ रामसर साइट है, कहाँ सी झीलें हैं, और इसकी राजधानी कहाँ है, सबसे पहले नाम क्या था, देश आजादी के टाइम पे नाम कहाँ कब था, और कौन कौन से अधिवेशन हुए, तो इन सारी चीजों को थोड़ा बहुत जानता था, और इसको मैंने मजबूत किया। कंप्यूटर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कंप्यूटर के लिए प्रदीप सर का, आप के चैनल से प्रदीप सर ने पढ़ाया। प्रदीप मिश्रा सर बहुत ही अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं। मुझे तो लगता है वो जिन भी क्लास को पढ़ाएंगे, ना केवल एजीटीए, अगर उन्होंने उनका नोट्स बना के उसको आत्मसात किया, अच्छे से पढ़ा, तो निस्संदेह कंप्यूटर में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सर कंप्यूटर भी हमने पढ़ा। यूपी जीके के लिए अमित साहनी सर बहुत बढ़िया, यूपी जीके के बहुत अच्छे अध्यापक हैं, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। तो यूपी जीके मैंने पूरा अपना लिखा, और फिर सोयल और इरिगेशन सर आपसे हमने समझा, क्योंकि सोयल और इरिगेशन में सर कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स थे जो मैं पहली बार सुन ही रहा था, जैसे बल्क डेंसिटी हो गया, पार्टिकल डेंसिटी हो गया। तो सर एक बार में पढ़ लेना आसान था, परंतु इसको जब तक इसकी समझ नहीं डेवलप होगी, तब तक अगर एग्जामिनर अच्छे से अगर घुमा देगा तो हम बल्क और सॉइल में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। फिर इसमें आ जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ का कितना बल्क डेंसिटी होगी, कार्बनिक पदार्थ मिलाने से बल्क डेंसिटी कम होगी या बढ़ेगी। तो इन चीजों को समझना एक बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर नाइट्रोजन में कितना, सॉरी यूरिया में कितना नाइट्रोजन होगा, डीएसपी में कितना होगा, एसएसपी में कितना होगा, इन सारी चीजों को मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा टफ भी है, लेकिन ये नंबर भी ज्यादा दे रहे हैं, हमको 15 नंबर दे रहे हैं। तो मैंने सर सबसे ज्यादा फोकस सोयल साइंस इरिगेशन पे किया, यूपी जीके और कंप्यूटर पे किया, तो 50 नंबर मैंने अपना मजबूत कर लिया इस तरीके से। बाकी जैसे आपने कहा कि कुछ सब्जेक्ट को आपने स्किप किया होगा, सर स्किप तो नहीं किया, लेकिन हाँ स्किप की तरह से किया। जैसे कि हॉर्टिकल्चर मुझे थोड़ा टफ भी लग रहा था, मैं समझ भी नहीं पा रहा था। सर मेरे समझ की बात है, हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट नहीं मैं टफ है, मैं नहीं समझ पा रहा था, इसलिए मैंने सर आपकी अपने एक हॉर्टिकल्चर की भी सर बुक आपने लॉन्च करी थी, मैंने वो बुक मंगाई, और वो बुक ने सर बहुत सपोर्ट करा, और उस बुक से मैंने पढ़ा। लेकिन देखिए सर, ये वही कहते हैं कि जा पर कृपा राम कर होई, ताकत क्या करे सब कोई। सर हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन ही 2-3 आए, जो मैंने स्किप किया, उससे क्वेश्चन ही नहीं आया। और बाकी सर चूंकि सर जो 3446 का बैच था उत्कर्ष का जो आपने पढ़ाया था, उसमें मोस्टली क्लास सर आपने ही ली थी, एक्सटेंशन की क्लास आपने ली थी, सॉइल की आपने ली थी, हॉर्टिकल्चर की आपके लिए ली थी। तो सर आपके पढ़ाने में सबसे अच्छी बात मैं ये कहूंगा, सर आपने सबसे पहले एक जर्नल एग्रीकल्चर का नोट्स बनवाया था, शायद आपको भी याद होगा। तो वो जर्नल एग्रीकल्चर का जो नोट्स था, वो अकेले ही 25 नंबर के लिए पर्याप्त था। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आईसीआर वाले भी क्वेश्चन बना दे, आईएआरआई वाले बना दे, तो भी सर 25 नंबर वहां से एकदम तय था।
तो वो जर्नल एग्रीकल्चर सर मैंने खूब झोंक के पढ़ी। वो तो मुझे लगता है बीसों बार मैंने रिवीजन की होगी। इवन मैं अभी भी पढ़ लेता हूँ कभी कभी अगर जरूरत होती है, क्योंकि ये नया एजीटी जो 2769 आया हुआ है, इसमें मैं एग्जाम दूंगा या नहीं दूंगा ये अलग विषय है, परंतु सर अभी भी मैं उसके लिए वो जर्नल एग्रीकल्चर और सोयल साइंस मैं कंटिन्यू पढ़ता हूँ। तो सर मैंने इसको जो डिवाइड में बांटा वो ऐसे ही कि 50 नंबर को एक तरफ कर दिया, 50 नंबर को एक, और जो सर 5-5 नंबर के थे उसको मैंने थोड़ा कम वैल्यू दिया। लेकिन पढ़ा मैंने, छोड़ा कुछ नहीं, पढ़ा सब। मैंने सोचा कि अगर एक भी नंबर उसमें से आ जाता है तो ठीक है, और अंततः सर ये हुआ कि परिणाम आपके सामने है। बिल्कुल, देखिएगा, एक सफल होने के लिए सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं होता है, उसकी एक प्रॉपर रणनीति आपके पास होनी चाहिए। मैं हमेशा, चाहे मैं ऑफलाइन बैच में पढ़ाता हूं या ऑनलाइन बैच में पढ़ाता हूं या यूट्यूब पर पढ़ाता हूं, हर जगह मैं धड़ल्ले से बोलता हूं कि अगर सफल होना है तो उसे सफलता की पहली सीढ़ी आपके पाठ्यक्रम से होकर के जाती है। अगर आपको उसका पाठ्यक्रम, आपको उसका सिलेबस अगर अच्छे से याद है, उस सिलेबस की अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, रोज आप उस सिलेबस को पढ़ते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि वास्तव में जीएल सर पढ़ा क्या रहे हैं, जो सिलेबस में है वही तो पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि जीएल सर सिलेबस में लिखा हुआ है बल्क डेंसिटी और जीएल सर बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसको कह सकते हैं किसी और ही भाग को लेकर के। तो सिलेबस आपकी सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम चंदन जी बात करें, अब आपके सामने आपके ही साथी, आपके ही भाई 2700 से अधिक पदों के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहिएगा कि किस प्रकार से उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली आज उनके पास 30 ही दिन बचे हैं, इसलिए मैंने शुरू में भी कहा था कि ये सेशन बहुत जरूरी है। तो आप उन विद्यार्थियों को क्या कहना चाहेंगे कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए? कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होंगे जिन्होंने एग्जैक्टली तैयारी ही अभी की होगी, मुश्किल से 30 दिन तो उनके पास बचे हुए, 15 दिन पहले 45 दिन उनकी पढ़ाई होगी, तो बड़ा मुश्किल सा है, काफी समस्याएं उनको लग रही होंगी, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे सभी हमारे भाई बहन जो अब 27-64 में बैठने जा रहे हैं, जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो लोग हमारे आपकी क्लास ले रहे थे, जो उत्कर्ष से जुड़े हुए थे और जिन्होंने नोट्स बनाया था, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि मेरे भैया आप कहीं ना भटकिए, आप अपने नोट्स को पढ़िए। अगर आपका एक आध नंबर से रह गया है तो जिस भी कारण से रहेगा वो आप जानते हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी, चूंकि मैं अगर कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे पता है, अगर मेरा एक नंबर से कम रह रहा है तो मैंने कहा गलती की, किसी से फीडबैक लेने की जरूरत है, हम खुद जानते हैं। तो सर आप जो भी लोग हैं प्लीज आप लोग अपना, अगर जीएल सर से जुड़े थे, नोट्स बनाए, तो नोट्स के अलावा कहीं ना जाइए। कहीं जाने के लिए केवल आप करंट देखते रहिए, क्योंकि करंट चेंज होता रहता है, करंट से भी क्वेश्चन 4-5 आ जाते हैं। बाकी जो हमारे भाई लोग अभी तैयारी शुरू की है या अब तैयारी, जैसा कि सर बता रहे पिछले 15 दिन से शुरू कर दी है, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसा कि सिलेबस आप सबसे पहले अपने सामने चिपकाएं, और यूपी स्पेशल आप बिल्कुल एकदम से उसको रट डालिए। यूपी स्पेशल को, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और सॉइल, जो मैंने एक बताया सॉइल और इरिगेशन, इसको आप बिल्कुल एकदम कोर बनाइए। अगर आप पूरे दिन में अगर 6 घंटे पढ़ने की आपकी क्षमता है तो 3 घंटे केवल यही पढ़िए, क्योंकि ये 3 घंटा आपका 50% आपको दे रहा है। और इसमें इतने टेक्निकल वर्ड्स हैं, इतने कठिन कठिन वर्ड्स हैं कि यहाँ पे बहुत सारी गलतियां होती हैं और गलतियां हो भी जाएंगी। आप देखिए यूपी ट्रिपल एससी हमारा जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उसने 5 ऑप्शन का इसमें ऑप्शन कर दिया है, और ये देखिए 4 के 4 ऑप्शन कभी कभी गलत हो जाते हैं, 5वां सही होता है। इनमें से कोई नहीं, प्रत्येक क्वेश्चन में माइनस मार्किंग है, तो हमें गलतियां कम करनी है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप पहले इस 50 नंबर को फोकस में करिए। बाकी अगर आप संभव हो सके तो सर के लिए मुझे लगता है सर 4-5 दिन में या 6 दिन में सर की बुक आ जाएगी हॉर्टिकल्चर के लिए। अब आप नोट्स ना बनाइए हॉर्टिकल्चर के लिए, आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो जीएल सर की एक बुक है हॉर्टिकल्चर की, वो आप मंगा लेंगे और उसको केवल 1 या 2 बार देख लेंगे तो याद तो नहीं होगा, पर जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसके ऑप्शन को इनिबलेट कर पाएंगे कि कौन से क्वेश्चन को मुझे सही करना है, कौन से गलत करना है। तो उसमें भी आपका चूंकि 10 नंबर के लगभग हॉर्टिकल्चर आना है, तो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपके 6-7 नंबर आराम से बन जाएंगे। बाकी आपको जो इरिगेशन हो गया, इसको क्या कहते हैं, एक्सटेंशन हो गया, 5 नंबर का आना है, एक्सटेंशन भी आप एक बार देखिए। मतलब सिलेबस आपको पूरा देखना है, याद भले ना हो सके लेकिन आप सिलेबस पूरा देखिए। और ये 2 चीजें तो आपको याद करनी ही करनी है, भले 30 दिन बचा हो या 15 दिन बचा हो, यूपी स्पेशल, कंप्यूटर और सॉइल, इनको याद करना है, बाकी चीजों को देखना है। आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो मैं गारंटी तो नहीं ले रहा हूं, परंतु इतना आश्वस्त हूं कि आप ये मान के चलिए कि 55-60 के बीच में आएंगे। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि कुछ अपने जो मेजर जो पार्ट है जहां पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए,
मैं आपको इसी जगह थोड़ा सा और आप सभी विद्यार्थी जो इस समय देख रहा आपको कहूं, देखिएगा एक्सटेंशन नंबर 5 है, लेकिन एक्सटेंशन में गलतियां होने की संभावना बहुत कम रहती है, क्योंकि ये एक्सटेंशन एक ऐसा विषय जो आपके व्यवहारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। छोटा सिलेबस है, अप्रोक्सीमेटली 20-25 घंटे की क्लासेज होती है। मैं अगर यूं कहूं कि अगर आप एक्सटेंशन को लेकर के बैठ जाएंगे तो एक दिन में आपका एक्सटेंशन कंप्लीट है। आप अगर लेकर के बैठ जाएंगे तो एनिमल हस्बेंड्री, आपका कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो 5-5 नंबर के हैं, लेकिन सिलेबस बहुत छोटा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। सोइल साइंस, वाटर इरिगेशन को अगर आप लेकर के बैठ गए तो मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन आप पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं, फिर रिवीजन कर सकते हैं। कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं उनको अच्छे से ध्यान देना है। और विशेष रूप से अभी हाल ही के दिनों में जितने भी आपके यूपी में जो एग्जाम्स हुए हैं जिनमें कंप्यूटर विषय पूछा गया है, आप उनके सवाल जरूर देखिएगा, क्योंकि उन्हीं सवालों से रिलेटेड उन्हीं के आसपास के सवाल बनते हुए दिखाई देते हैं। और हमारे सर कंप्यूटर पर बहुत अथक प्रयास और पूरी मेहनत भी कर रहे हैं कि आप लोगों का जो कंप्यूटर वाला पार्ट है वो आपका पूरा हो जाए, अच्छे से हो जाए कि आप उसको कर पाएंगे। अब एक और चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जब विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जाता है, एग्जाम हॉल में बैठा होता है, तो उसको एग्जाम हॉल में ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सब सही है। तो वहां विद्यार्थी को किस प्रकार से नेगेटिव को कंट्रोल करना चाहिए, या आपने क्या स्ट्रेटेजी जो है अपनाई कि आपने नेगेटिव को कंट्रोल किया? बिल्कुल सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और ये ऐसा विषय है कि वही आपका 2 या 2.5 घंटे का एग्जाम ये डिसाइड करेगा कि आपके आने वाले 60 साल कैसे बीतेंगे। इसमें सर मैंने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, ये बिल्कुल आपने सर ये प्रश्न किया, और ये सर हर अध्यापक को ये प्रश्न अपने विद्यार्थियों से बताना चाहिए। सर मैंने क्या किया, जब मुझे पेपर मिला, पेपर को मैंने नमस्कार किया, और उसके बाद में पेपर को ओपन करने के तुरंत बाद मैं उन सारे क्वेश्चन के सही आंसर किया जो मैं जानता था। जैसे उसमें मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने 5 ऑप्शन देखे, मुझे लगता था कि बिल्कुल ये चीजें, अब उसने में पहला क्वेश्चन आ गया है, मतलब मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, इसमें पूछ लिया कि अनाज को भंडारित करने के लिए कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है। मैंने एक ऑप्शन में देखा, मैंने चारों ऑप्शन देखे, एक में 15 से 20 था, एक में 20 से 25 था, एक में 12 से 14 था, एक में इनमें से कोई नहीं था। मैंने 12 से 14 को टिक कर दिया, क्योंकि सर ये एकदम मैथ की तरह से एकदम फैक्ट है, इसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। सर ऐसे ऐसे करते मैंने 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर किया, जिसमें से मैंने देखा कि मैंने 100 में 40 क्वेश्चन एकदम सही कर दिए, जो मुझे लगते थे कि इसमें कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं है। सर मैं उनको 40 के 40 को बिना कुछ सोचे उठा के मैंने ओएमआर पे जमा दिया, ओएमआर पे गोला भर दिया। अब फिर मेरे पास अभी 60 क्वेश्चन बच गए थे। उन 60 क्वेश्चन में मैंने जो मैंने भर दिया, मैंने उनको दोबारा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सर वो तो एकदम एग्जैक्ट सही थे, उनको दोबारा नहीं। अब सर जो 60 बचे हुए थे उनमें से जो मैं एलिमिनेट करते हुए चला गया, और जो मुझे सही लगा उसका मैंने सही कर दिया। जो क्वेश्चन मुझे लगा कि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है, मैंने उनके आगे क्रॉस का निशान बना दिया कि इनको पढ़ना भी नहीं है, समय नहीं खराब करना है। और ऐसे मुझे लगभग 10 क्वेश्चन ऐसे मिले जिनको मुझे दोबारा पढ़ना ही नहीं था। बाकी जो क्वेश्चन थे, जो मुझे लग रहा था कि इसमें अब 2 में से 1 ही सही होगा, मतलब 3 ऑप्शन मैंने एकदम क्लियर कर दिया कि ये 3 तो नहीं हो सकते हैं इन क्वेश्चन के आंसर। अब उन दोनों के आगे मैं गोला बनाते चला गया और उसमें टिक करते चला गया जो मुझे संभावित लग रहा था। फिर बचे हुए समय में मैंने जो एकदम एग्जैक्ट थे, मुझे लगा कि हाँ ये सही हो सकते हैं, उनको मैं टिक करते चला गया और ओएमआर पे डाल दिया। सर ऐसे कर करके मैंने जो है 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मैंने लगभग 19 क्वेश्चन छोड़ दिए थे। और मेरे सर यही सर वो है कि मेरे नेगेटिव बहुत कम हुए, नेगेटिव मेरे भी कटे, मतलब मेरे भी क्वेश्चन के आंसर कुछ गलत रहे, लेकिन बहुत ही माइनर गलत थे। मुझे लगता है शायद मेरे 11-12 क्वेश्चन गलत थे, बाकी सारे सही थे। बिल्कुल, नेगेटिव को कंट्रोल करना विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहती है, और नेगेटिव को आप जितना अवेयर रह करके, जैसा एक शब्द आपने सुना होगा, हमेशा ही मैं इस पर जोर भी देता हूं कि क्वेश्चन की ऑप्शंस को जब तक आप एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे कि इस आंसर का संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है, तब तक आप बहुत कुछ पढ़ते हैं और आप पढ़ रहे हैं, आपकी मेहनत को अपने जी जान से आप कर रहे हैं, लेकिन वहां पर एग्जाम में पेपर को सोल्व करने के लिए आपकी पढ़ाई तो जरूरी है ही है, उसके साथ आपका एक तकनीक जो होती है एलिमिनेशन की, वो बहुत कामगार वहां पर साबित होती है। तो आप सभी विद्यार्थी उसको भी ध्यान में रखेंगे। अब जो अंतिम बात मेरे लिए आपसे जो पूछने वाला सवाल है कि निश्चित रूप से उत्कर्ष की पूरी टीम ने, पूरे गुरुजनों ने पूरी शिद्दत और पूरी परिश्रम के साथ मेहनत की। उत्कर्ष जाना ही इसीलिए जाता है कि विद्यार्थी हित सर्वोपरि है। तो उत्कर्ष के पूरे परिवार के लिए, उत्कर्ष एग्रीकल्चर के लिए, हमारे गुरुजनों के लिए जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं,
उनके लिए आपके मन में क्या विचार हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ कमी हो तो आप वो बताएं, कुछ आपको उनके मजबूत पॉइंट लगे तो वो बताएं। मेरे में कुछ देखो, ऐसा नहीं कि मैं सब कुछ ही हूं, मैं यूं कहूं कि मैंने जो पढ़ा दिया वही सर्वोत्तम है, मैंने जो पढ़ा दिया वही आएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं अपनी ओर से सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी आपको ये चीजें देख लेनी चाहिए। तो आपको क्या कमियां लगी, कहां आपको ऐसा लगा कि सर नहीं ये तो वाकई में लाजवाब था सर, ये मुझे कहीं नहीं देखने को मिला? तो ये चीज साथ में कोर्स की जो हमारी जो एक प्लानिंग रहती है, उस कोर्स में आपने जब थ्योरी का बैच लिया, आपने एमसीक्यू में भी प्रैक्टिस की, तो आपको ये कितना एक सेटिस्फिकेशन का जो लेवल है वो कहां तक रहा आपका उत्कर्ष के लिए? जी सर, बिल्कुल। सर देखिए, मैं यहाँ पे कुछ अध्यापकों का नाम लेना चाहूंगा। जैसे सर, आप जीएल सर हैं हमारे एग्रीकल्चर के लिए, आप हैं सर। प्रदीप सर हैं सर कंप्यूटर के लिए। अशोक सर जिन्होंने हमको अर्थशास्त्र पढ़ाया। और सुमित कड़वा सर। सर सुमित कड़वा सर के बारे में मैं जितना भी बोलूंगा वो कम ही है, इसलिए मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। सर मैंने सर कभी नहीं कल्पना किया था कि मतलब इतना विद्वान अध्यापक भी मुझे कभी पढ़ाएगा। और जाहिर सी बात है, अगर ये ऑनलाइन की सुविधा ना होती, ये उत्कर्ष की सुविधा ना होती, या ऐसी कोई हमारे आपके बीच में टेक्नोलॉजी ना होती, तो शायद मैं कभी नहीं पढ़ पाता उनसे। सर उनसे पढ़ना भी हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। सर छोटी छोटी चीजों पर भी वो जो बहुत विस्तार से चर्चा कर सकता है एनिमल हस्बेंड्री को लेकर के, उनमें से एक सुमित कड़वा सर हैं। और सर सुमित सर, अमित सर जो हैं, जो सर हम लोगों को जिन्होंने यूपी जीके पढ़ाया, इन सभी में अगर हम ये कहें कि सर कोई सुधार की बात की जाए, तो सर ये बहुत ही मेरे लिए बहुत ही ऐसी बात होगी कि मैं कह नहीं पाऊंगा। सर मैं उनमें सुधार के लिए कुछ है ही नहीं मैं कह पाऊं, क्योंकि सर सभी अपने सब्जेक्ट में बहुत ही बेहतरीन है। उत्कर्ष को एक बात के लिए सर मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सर उत्कर्ष ने वाकई अब क्या मंशा थी ये बनाने का क्लास, ये तो मुझे नहीं पता, परंतु इससे सर बहुत ऐसे लोगों का भला हुआ है और ऐसे लोगों की उनको आशीर्वाद मिल रहा है कि उनको खुद भी नहीं पता होगा। सर मैं आपसे कैसे मिल पाता अगर उत्कर्ष प्लेटफॉर्म नहीं होता। और सर मैंने जैसा कि बताया कि मैंने बीएससी एजी में बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं थी हमारी, और उसके बाद आज मेरा अच्छे खासे नंबर से सर सिलेक्शन हुआ है। तो उसका यही कारण है कि आप सभी लोग इतने अच्छे थे। अर्थशास्त्र को लेकर अशोक सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। मतलब अर्थशास्त्र जिसको कहते हैं कि एक कठिन सब्जेक्ट में काउंट होता है, कुछ ही लोग समझ पाते हैं, सर वो भी मुझे इजी लग रहा था। तो उसमें मेरी कोई खासियत नहीं थी, निसंदेह मैंने पढ़ाई करी, लेकिन सर पढ़ाने वाले की बहुत बड़ी बात थी। और सर एग्रीकल्चर आप हैं, तो उत्कर्ष में जो भी सिलेक्ट करता है, मुझे नहीं पता, जो भी सिलेक्ट करने वाली टीम है उसको मैं सादर प्रणाम करता हूं कि आप लोग बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, जो इस तरीके से जो पूरे भारत में से लोगों को ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं और बच्चों के सामने उनको रखते हैं और बच्चे उससे लाभान्वित होते हैं। हम तो उत्कर्ष में केवल यही एजीटीए में ही पढ़ रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस चलती है, जैसा कि मैंने देखा यूपीपीसीएस के लिए चल रही है, यूपीएससी के लिए चल रही है, और बहुत सारी क्लासेस। लेकिन एक बात मैं डंके की चोट पे कहूंगा कि जितना बढ़िया मेरा यूपी एजीटीए का बैच था 3446, वो ऐसा न भविष्य में कभी आएगा, आ भी नहीं पाएगा। लेकिन सर मैं आपके इस पे संदेह नहीं कर रहा हूं कि आप पढ़ाने में कोई कसर छोड़ेंगे, परंतु वो समय और परिस्थिति और चीजें ऐसी बन गई कि उससे बेहतरीन ना आया था, ना आया है और ना आ पाएगा। इसलिए वो सर रिकॉर्डेड बैच ऐसे है, समझ लीजिए कि उसको एक खजाना कह सकते हैं एग्रीकल्चर का। और उसको जो जो बच्चे लिए हैं, मैं कहूंगा एक्सटेंड करते रहिए, अपने पास रखिए और उसका नोट्स बना लीजिए। सर मैं सारे नोट्स को इसीलिए बना के रखा हूँ सर, बहुत बड़ी चीज है वो नोट्स, और वो समय और वो शक्तियां सर पता नहीं कहां से आई कि इतना बेहतरीन कंटेंट उस समय प्रोवाइड हुआ कि इतना टफ पेपर होने के बावजूद। और सर मेरा अगर निकल गया तो सर किसी का भी निकल सकता है, बस सीधी सी बात। अगर मैं अगर कर सकता हूं तो सर कोई भी कर सकता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से हमारी टीम के प्रत्येक सदस्य अपनी पूरी शिद्दत के साथ और अपने पूरे मनोयोग के साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करते हैं। निश्चित रूप से आज आपने उत्कर्ष परिवार के साथ अपना ये जो समय दिया, उसके लिए उत्कर्ष परिवार आपका तहे दिल से आभारी है। और हम आपके लिए भी ये कामना करते हैं कि आप आने वाले समय में और भी वैकेंसी यूपी में आने वाली है, जैसे एडीओ की वैकेंसीज आने वाली है, आपके यूपीपीसीएस वगैरह की वैकेंसीज रहती है, तो हम ये चाहेंगे कि आप और लगातार मेहनत करते रहें, लगातार पढ़ते रहें और उच्चतम स्तर तक पहुंचने की कोशिश करें। हम भी निश्चित रूप से ये चाहेंगे कि आने वाले समय में कभी आज जो हम इंटरेक्शन आमने और सामने बैठ करके कर रहे हैं, वो आने वाले समय में कभी मौका मिला और ईश्वर ने चाहा तो हम एक बार पुनः आपके साथ भौतिक रूप से बैठ करके भी चर्चा करेंगे। मुझे भी बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है और बड़ा यूपी के विद्यार्थियों के साथ बड़ा
एक दिल के साथ लगाव सा था उस बैच में। और जैसे कई विद्यार्थी असफल भी रहे, लेकिन असफल विद्यार्थियों की भी जब बार बार कॉल या कई बार मैसेज आते हैं कि सर वाकई में हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है कि हमने पढ़ा, आपसे पढ़ा, तो निश्चित रूप से हमारी पूरी टीम ने बहुत अच्छे से मेहनत की। तो अंत में आपके लिए कुछ भी आपके मन में हो, कुछ भी आप कहना चाहें, तो आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपना संदेश अपने सभी भाइयों को, आप जिस भी व्यक्ति को जिसके लिए भी कुछ कहना चाहें, जो संदेश देना चाहें, आप दे सकते हैं बेटा। बिल्कुल, मैं अपने जो साथी हमारे साथ तैयारी कर रहे थे और उनका 1-2 नंबर से रह गया, मेरे कई जानने वाले थे, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि ये अपना अपना प्रारब्ध स्वयं होता है। तो मैं उन सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप 30 दिनों तक, जैसे ये हुआ कि मेघनाथ को कोई मार नहीं सकता है, तो मेघनाथ को मार वही सकता है जिसने नींद, नारी और भोजन का त्याग किया हो। तो पता चला कि लक्ष्मण जी ने नींद, नारी और भोजन का त्याग किया था, इसीलिए उन्होंने मेघनाथ को मार दिया, उसको वरदान था। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे जो भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, वो केवल 30 दिन की बात है। ये 30 दिन आपका डिसाइड कर देगा कि आपके 60 साल कैसे होने वाले हैं। तो 30 दिन तक आप नींद, नार, भोजन का त्याग करें। त्याग करने का मतलब ऐसा नहीं कि खाइए नहीं, खाना खाइए, सोइए, सब कुछ करिए, परंतु उसको लिमिटेड कर दीजिए और अपनी शिक्षा, अपने ज्ञान का एकदम से स्तर को उच्चतम स्तर पर ले जाइए, और कुछ भी असंभव नहीं है। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूंगा कि जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ पास में ही लाइब्रेरी है। मैं तो टाउन में रहता हूँ, मेरे बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। हमारे यहाँ लाइटिंग की भी सुविधा है, बहुत जगह पर लाइट कम आती है, बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन उस समस्याओं से निकलने के लिए ही मित्रों तो हमको पढ़ना है, उन समस्याओं से आगे बढ़ने के लिए ही तो पढ़ना है, अपने माँ बाप के जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए ही तो पढ़ना है। तो इन सारी चीजों को हम तो यहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे, हमारे पास में मुरलीधर लाइब्रेरी थी, वहीं से मैं पढ़ाई करता था। तो जो लोग लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो भी 30 दिनों तक, आप ये मान लीजिए कि 30 दिन आपका ये 14 वर्ष का वनवास है और पक्का राज्याभिषेक होगा। तो आप सभी लोगों से यही मैं चाहूंगा, जो मेरे छोटे बड़े हैं, इस भावना से कभी ना सोचे कि अब इनका हो गया है तो इसलिए बात करें, ये अलग विषय है कि हमारा हो गया है। मैं इस भावना से बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आज मैं सेलेक्ट हो चुका हूं इसलिए मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ज्ञान वाली कोई बात नहीं है। अगर मेरा भी नहीं होता तो मैं भी किसी न किसी की एक मोटिवेशनल वीडियो देख के अपने आप को मोटिवेट कर रहा होता। तो आप सभी को विनम्र बातों से आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप प्लीज पढ़िए, आप सब लोग, और पक्का आपका सिलेक्शन होगा, एकदम गारंटी सिलेक्शन। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बिल्कुल, आप सभी विद्यार्थी जो इस समय वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपका लगभग 30 से 31 दिन का समय है, तो आप पूरी शिद्दत से, पूरे मनोयोग के साथ पढ़ें। आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ लगातार जुड़ करके पढ़ें। एमसीक्यू है उनसे प्रैक्टिस करें, आप थ्योरी है उससे प्रैक्टिस करें, अपने नोट्स जितने हो सके वो बनाएं। नहीं बना सकता आपका कोई परिचित हो, बनाए हुए हो, तो वहां से आप बनाए हुए नोट्स पढ़ सकते हैं। आप इन नोट्स की पीडीएफ निकाल करके पढ़ सकते हैं। एमसीक्यू आपके पास, उनकी बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप सफल होंगे, ये ध्यान रखना। और बस 30 दिन की बात है, इस 30 दिन के बाद आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो 30 दिन में सिर्फ अपने आप को झोंक दे, अपने आप को त्याग दे, और बस सिर्फ और सिर्फ अपने आप को कैद कर दे इन किताबों में, कैद कर दे इस सिलेबस के, इस ज्ञान में, कि बस और कुछ इस जिंदगी में कुछ हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। अगर जिंदगी में आपको किसी से लेना देना होगा तो 10 अगस्त को आप जो आपकी चाहे मर्जी हो, जो चाहे कुछ करना हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन 9 अगस्त तक सिर्फ और सिर्फ किसी को समय देना है तो इन किताबों को समय देना है, तो सिर्फ अपने आप को लगातार पढ़ते रहें। तो एक बार पुनः चंदन जी, आपका भी उत्कर्ष परिवार की ओर से ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन है। सभी जो इस समय देख रहे हैं उन सभी को मेरी ओर से राम राम, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।